आज़ाद भारत में बीजेपी ने बंगाल में पहली बार अपनी जीत हासिल की है इस बार 2026 के इलेक्शन में। अभी तक तो काउंटिंग चल ही रही है, लेकिन अभी ये जो रिसेंट जो न्यूज़ बता रही है कि बीजेपी ने लगभग 207 सीटें पर अपना कब्जा जमा लिया है। जो टीएमसी और ममता बनर्जी कह रही थी कि 200 प्लस सीट इस बार भी जीतेगी, वो जिस तरह से उन्होंने 2021 के इलेक्शन में 202 सीटें जीती थी, इस बार भी वो 200 पार लाएगी सीटें। लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस अभी 80 सीटें ही जीत पाई है। लेकिन अभी भी ये काउंटिंग चल रहा है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो यही है कि तृणमूल कांग्रेस अभी तक 68 सीटें जीत चुकी है और बाकी 12 सीटों पर वो आगे चल रही है। तो बीजेपी ने वो करके दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता, और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत हो सकती है। बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी डिक्लाइन कर चुकी है, जब वो सेंटर में भी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पा रही थी। लेकिन इस बार के बंगाल इलेक्शन में उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि बीजेपी अभी भी जिंदा है, और बीजेपी ने अपनी जो वो इनविंसिबिलिटी वाला फिगर था जो उसने 2014 के इलेक्शन में 282 सीट जीत कर हासिल की थी, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 303 सीट जीत कर हासिल की थी, कि वो एक अभेद्य पार्टी है, उसे कोई हरा नहीं सकती है, वो अनसरमाउंटेबल है। वही उसने किताब फिर से खुद को दे दिया है बीजेपी ने। अगर वोट शेयर की आप बात करें तो बीजेपी की इस इलेक्शन में लगभग 45.83% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और टीएमसी की है वो है लगभग 40% के करीब। और अभी अभी जो खबर मैंने देखा कि ममता बनर्जी को उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में भवानीपुर में जो बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने हरा दिया है 15,000 वोटों से ममता बनर्जी को उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये बहुत बड़ी एक जीत हो सकती है कि आप लाइक जब दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को हराया परवेश शर्मा कैंडिडेट खड़ा करके उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी लीडर का जो एक चीफ मिनिस्टर था, और जब उसकी पार्टी हारती है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं जीत पाता है। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि 2024 के इलेक्शन के बाद, 2024 की जब इलेक्शन हुआ तब बीजेपी मात्र 240 सीट जीत पाई, और वो इस लेवल पर भी नहीं थी, क्योंकि 272 सीट आपको चाहिए होता है इंडिया में पावर में आने के लिए सेंटर में। तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का अब डिक्लाइन शुरू हो चुका है, अब वो नहीं जीतेगी। लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद फिर हरियाणा में जिस तरह से उन्होंने लैंडमार्क जीत हासिल की, और महाराष्ट्र में भी वही लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री जो जीत हासिल की, उसके बाद लगा कि बीजेपी ने कम बैक कर लिया। लेकिन फिर राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने जो वोट चोरी का एलिगेशन लगाया, उसके बाद फिर लग रहा था कि शायद ये वोट चोरी का ही खेल है, और ये इलेक्शन कमीशन से मिले हुए हैं। इसके बाद ही इन्होंने महाराष्ट्र में इतनी बड़ी मार्जिन से वोट जीत कर हासिल किया, और हरियाणा में भी हुई। लेकिन जब वो बिहार में भी एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री जीते, उसके बाद फिर लग रहा था कि नहीं नहीं, बीजेपी शायद क्या कह सकते हैं उसको, डेवलपमेंट के मायने पे जीत रही है। लेकिन इस बंगाल इलेक्शन के जीतने के बाद बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो पहले भी अनसरमाउंटेबल थी 2014 के इलेक्शन के बाद, और वो अभी भी वो वही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि वो आ रहे हैं वेस्ट बंगाल, अपने ट्वीट में कि वो खुद आएंगे वेस्ट बंगाल। और उन्होंने अपनी ट्वीट की शुरुआत ही इस बात से की कि कमल बंगाल में लहराना शुरू हो गया है। तो अब बाकी लीडर्स भी धीरे धीरे फिर बंगाल में आना शुरू कर देंगे। लेकिन जो ऑब्वियस सवाल उठता है, आपके भी मन में उठता होगा, जो मेरे मन में भी सवाल उठता था कि बंगाल बीजेपी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हर एक इलेक्शंस में 2014 के बाद भी, 2014 के बाद तो और भी अधिक बीजेपी डेस्परेट हो गई बंगाल को जीतने के लिए। वो किसी भी तरह से ममता बनर्जी की सरकार को हटाना चाहती थी। तो बीजेपी के लिए इतनी डेस्परेशन क्यों हुई बंगाल को जीतने के लिए? तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी भी जानते होंगे कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और जो बंगाल है वो सेकंड स्टेट है हमारी कंट्री में जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। करीबन करीबन 30% जो पॉपुलेशन है बंगाल का, वो मुसलमान है, मुस्लिम कम्युनिटी है। वो असम के बाद दूसरी नंबर पर आती है, असम में 34% मुस्लिम्स हैं। तो जो 30% मुस्लिम्स हैं, और बाकी जो कह सकते हैं आपकी 50-60% हिंदू हैं, बाकी अदर्स भी
रिलीजन के लोग वहाँ रहते हैं। तो जो बाकी 50-60% लोग हैं जो वहाँ रहते हैं हिंदू, उनको यूनाइट करने के बाद, उनको एक यूनिटी की तरह यूज़ करने के बाद वो चाहते थे, क्योंकि बंगाल का भी जो लोकसभा में शेयर है, लोकसभा की सीट में शेयर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। 40 से अधिक सीट्स हैं लोकसभा में वेस्ट बंगाल के। इसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब आप अगर हिस्टोरिकल फिगर में जाके देखो, तो जो हिंदू नेशनलिस्ट लीडर लाइक वीर सावरकर, वो खुद उन्होंने जो अपनी राइटिंग लिखी वो खुद बंगाल से आते थे। और वीर सावरकर से बहुत पहले भी बंकिम चंद्र चटर्जी, जो जिन्होंने वंदे मातरम लिखा 1880 के ही करीब, वो अ, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और एक हिंदुइज्म आइडियोलॉजी वो फैलाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा। और इसलिए आप देखते होंगे कि बीजेपी जो है वो वंदे मातरम को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती है। और अगर कोई वंदे मातरम के खिलाफ बोलता है तो वो उसे एंटी इंडिया, एंटी नेशनल घोषित करने की कोशिश करती है। तो बीजेपी के लिए ज़रूरी, ये जीतना, बंगाल को जीतना इतना ज़रूरी इसलिए भी हो गया था, वो इतने डेस्परेट इसलिए भी थे क्योंकि उनको ये साबित भी करना था कि वो सिर्फ ऐसी पार्टी नहीं है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बल्कि वो ऐसी स्टेट को भी जीत सकते हैं, जैसे उन्होंने असम में जीता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी 2026 के इलेक्शन में कमबैक किया और वो अपनी टर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो वो बंगाल में भी यही डिक्लेयर करना चाहते थे कि बीजेपी बंगाल को भी जीत सकती है, बीजेपी इतनी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया को भी जीत सकती है। और कैसे जीती उसके मैं आपको वीडियोज़ में आगे, इस वीडियो में आगे बताऊँगा। कैसे उसने कौन-कौन सी टैक्टिक्स है जो बीजेपी ने यूज़ किया है इस 2026 के इलेक्शन को जीतने के लिए। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल इश्यू पे, जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बंगाल इलेक्शन को लेकर, और जो बाकी स्टेट्स में लाइक बिहार में भी किया गया, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद ही यही था इलेक्शन कमीशन का कि जो भी लोग मर जा चुके हैं, या फिर जो माइग्रेट कर चुके हैं, या फिर जो अब उस जगह पर नहीं रहते हैं, या फिर कहीं बाहर किसी दूसरे देश चले गए हैं, उन लोगों के नाम को हटाकर, और जो एलिजिबल वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है, उनके नाम को ऐड करना। ऐसा एसआईआर का बस इतना ही गोल था। लेकिन बंगाल में जो एसआईआर हुआ उसमें करीबन करीबन 90 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, और उस 90 लाख में से 60 लाख लोगों का नाम इसलिए काट दिया क्योंकि या तो इलेक्शन कमीशन बताती है, या तो वो एब्सेंट है, यानी कि वो या तो उस जगह पे नहीं है, या मर चुके हैं, या वो माइग्रेट कर चुके हैं, या भी और कोई अदर रीजंस हो सकते हैं। तो लगभग 60 लाख लोगों का नाम बस इसी बेसिस पर काट दिया गया। और जो 30 लाख लोग हैं बचे हुए, उनका नाम में कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि इनके नाम में कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब यह है कि उनका नाम वोटर आईडी कार्ड में जो है वो कुछ और है, और फिर अदर डॉक्यूमेंट्स जो है, अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है, उसमें उनका नाम कुछ और है। लाइक स्पेलिंग की गलती हो सकती है, और भी बहुत कुछ चीज़ों की गलती हो सकती है। लाइक आपका नाम का स्पेलिंग आगे पीछे हो गया है, या फिर कुछ एक लेटर नहीं है। आपका जो वोटर आईडी है उसमें आपका नाम, जो सरनेम है कुछ और है, और फिर जो आधार कार्ड है और बाकी जो पैन कार्ड है और भी अदर गवर्नमेंट कार्ड्स हैं उसमें आपका सरनेम कुछ और है। और इससे जो है सबसे अधिक जो अफेक्टेड हुई है वेस्ट बंगाल में, वो है महिलाएं। लाइक मैं आपको अगर केस बताऊं, ये केस जो अल जजीरा ने अपने आर्टिकल में छापा है, और भी कई उन्होंने लगभग 1 दर्जन से अधिक महिलाओं से अल जजीरा में बात की। उसमें एक है नविजन मंडल की। वो महिला 71 साल की है, और उसने लगभग पिछले 50 सालों से हर एक इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में वोट दिया, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शन हो। और उनका नाम सडनली हटा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उनका वोटर आईडी में नाम होता है नवी जान, और जो बाकी अदर गवर्नमेंट के कार्ड होते हैं उसमें उनका नाम होता है नबीरुल। तो जो उनका नबीजन गवर्नमेंट आईडी कार्ड में नाम है, और नबीरुल बाकी अदर गवर्नमेंट कार्ड में नाम है, इससे जो नाम का जो कुछ लेटर्स का डिफरेंस हो गया, इसी की वजह से इनका नाम काट दिया। लेकिन इनके जो हस्बैंड है, इनका जो बेटा है, 3 बेटा है और उनकी 1 बेटी है, उन सभी का नाम आ, जो वोटर लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया वोटर लिस्ट,
उसमें इन सभी का नाम है। इनमें से इनके किसी भी परिवार के मेंबर का नाम नहीं कटा है। तो इस इनसे जो सबसे अधिक, जैसे मैंने कहा कि अफ़ेक्टेड है, वो महिलाएँ हैं, इसलिए क्योंकि जो बंगाल में जो मुस्लिम महिलाएँ हैं, जब वो शादी करने से पहले उनका एक अलग सरनेम होता है, जो उनका फैमिली होता है, उनके माँ-बाप का सरनेम होता है, और जब वो शादी करती है तो उनका सरनेम चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स उनके शादी से पहले बनता है, और जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स उनके शादी के बाद बनता है, उनमें ऑब्वियसली जो सरनेम है वो डिफरेंट होगा। और जो ये लोग होते हैं, या फिर जो भी कॉमन ऑर्डिनरी पीपल होता है, वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन इसी का यूज़ करके, इसी को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बता के, इलेक्शन कमीशन ने करीबन 27 लाख लोगों का नाम हटा दिया। और अब उनको ये कहा गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कि आप स्पेशल ट्रिब्यूनल में जाइए, वहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी प्रूफ कीजिए, अपनी वोटिंग राइट प्रूफ कीजिए, और जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड होंगे, तब आपको वोट दिया जाएगा। लेकिन ये सोचिए, जब ये कहा गया लोगों को, तो लोगों के पास 1 वीक का भी टाइम नहीं था, मात्र 2 या 3 दिन का टाइम था। तो 2 या 3 दिन में 27-28 लाख लोगों का कैसे हो पाएगा? तो इसी के चक्कर में फिर सुप्रीम कोर्ट भी आ गई इस कंट्रोवर्सी के अंदर। सुप्रीम कोर्ट भी इतनी इनसेंसिटिव हो गई है कि वो लोगों को नहीं समझ रही है कि लोग कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जब आप वो इमेजेस देखेंगे जहाँ पर लोग जो स्पेशल ट्रिब्यूनल केस है उसके बाहर खड़े हैं, तो ऐसे भेड़ बकरी की तरह लोग बैठे हैं। किस लिए? क्योंकि उनको उनकी वोटिंग राइट बिल्कुल ही काट दी गई। तो इस वोटर डिलेशन में सबसे ज़्यादा जो अपोजिशन पार्टी है, लाइक टीएमसी, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, कपिल सिब्बल, और भी कई अदर लीडर्स जो हैं, वो सबसे ज़्यादा एलिगेशंस लगाते हैं। लाइक जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं योगेंद्र यादव, वो भी एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी की ये एक कंस्पिरेसी है, या फिर कह सकते हैं एक प्लान है, एक वेल डेवलप्ड प्लान है, जिसकी वजह से वो मुस्लिम वोटर्स को, और जो वोटर्स उनको, जो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको वोट नहीं देती है, उनका नाम हटा देने से, ताकि इस इलेक्शन में वो एक बार जीत जाए, उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे कंट्रोल लेना शुरू कर दे बंगाल के ऊपर, जैसे उन्होंने बाकी स्टेट्स के ऊपर लिया है, लाइक महाराष्ट्र और हरियाणा, और या चाहे भाई बिहार हो या यूपी हो। तो वो एक कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहती है बाकी इलेक्शन से। बाकी बीजेपी तो जीत गई है अभी, अब देखते हैं बीजेपी क्या करती है। और बीजेपी के जीतने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि एसआईआर की वजह से ही बीजेपी जीत गई। ममता बनर्जी 2011 से वेस्ट बंगाल की सीएम रही है, और उनके कार्यकाल में बहुत सारे घोटाले भी सामने आए, बहुत सारे घोटाले। और लाइक आपने कई सारे वायलेंस का भी नाम सुना होगा, लाइक मुर्शिदाबाद वायलेंस, आरजी कर का रेप केस का आपके बारे में सुना होगा, जिसमें लॉ और ऑर्डर पे बिल्कुल ही सवाल उठ गया था। और एक टाइम तो तब आता है जब ममता बनर्जी, जब एक और रेप होता है आरजी कर के बाद एक महिला का, तब ममता बनर्जी खुद कहती है कि महिलाओं को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सोचिए, मतलब हम गवर्नमेंट की ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को प्रोटेक्शन दे, एक बेहतर एनवायरनमेंट लोगों के लिए बनाए, बल्कि वो लोगों को एडवाइस करिए कि तुम्हें महिलाओं को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये भी एक एंटी इनकम्बेंसी जो ममता बनर्जी के खिलाफ चल रही थी, तो ये भी एक बीजेपी को हेल्प किया इस बार 2026 के इलेक्शन जीतने में। बाकी अब देखते हैं बीजेपी क्या करती है।